जी हाँ दोस्तों, सभी को गुड इवनिंग, प्यार भरा नमस्कार। तो सभी हमारे विषय बहनों को, मेरे विद्वान साथियों को मैं अपनी तरफ से जितेंद्र क्लासेस की ऑनलाइन कक्षा की तरफ से मैं पुनः सभी लोगों को तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो आइए जरा हम जुड़ जाते हैं अपने बिंदु के साथ। आज हम आपसी वार्तालाप करने वाले हैं मित्रों व्यंजन के ऊपर। तो याद रखना, जो एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, हम किस व्यंजन के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, क्या जिसे स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन नाम दिया जाता है। स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन, इन दोनों बिंदु का पर्याय क्या होता है मित्रों? एक होता है, चाहे स्पर्शी कहे चाहे वर्गीय कहे। याद रखना, स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन किसे कहा जाता है, उसकी डिफिनेशन को मैं बयां कर रहा हूं मित्रों। जो स्पर्शी व्यंजन होते हैं इनकी संख्या 25 होती है। इनको 5 वर्गों में बांटा गया है। यानी स्पर्शी, इनका नाम वर्गीय क्यों पड़ा, स्पर्श क्यों पड़ा? तो हमारी जो अलजिह्वा है, अलजिह्वा जिसे जीभ कहा जाता है, जब हम स्पर्शी व्यंजनों को पढ़ते हैं तो हमारी अलजिह्वा इनको पढ़ते समय मुखाब्ब के किसी न किसी भाग से टकराती है, स्पर्श करती है, इसीलिए स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन कहा गया है। इसकी संख्या जो होती है मित्रों 25 होती है। और इनको कुल कितने वर्गों में बांटा गया है? 5 वर्गों में बांटा गया है। यानी स्पर्शी या वर्गीय व्यंजनों की संख्या 25 होती है। यानी जरा देखो, इसकी संख्या 25 होती है। इनकी संख्या 25 होती है। किसकी? स्पर्शी या वर्गीय की। इनको इनको 5 वर्गों में बांटा गया है। इनको 5 वर्गों में बांटा गया है। तथा मेन पॉइंट मित्रों, क्या हम लिखने वाले हैं? तथा प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं मित्रों। याद रखना, जो ये 25 होते हैं वो भी सामने आएंगे, पर जो इनको 5 वर्गों में बांटा गया है उनका जो नाम होता है यही होता है क्या? कचट तप। क च ट और क्या? त प, यानी कचट तप वर्ग इनको नाम में रखा गया है। और इन्हीं के सामने वर्ग लगा देंगे तो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग हो जाता है। ये रहे। तो आइए हम 25 के नामकरण को यहाँ व्याख्या के रूप में हल कर रहे हैं। फटाफट देखते हैं मित्रों। तो जरा इसके बारे में अब हम पढ़ डालते हैं फटाफट, क्या होते हैं। जरा देखो, इनकी संख्या 25 होती है, 5 वर्गों में बांटा गया है। और वही संख्या 25 होती है जैसे मैंने लिखा, क, ख, ग, घ और क्या होते हैं? अंगा। ऐसे आता है च, छ, ज, झ, ऐसे आता है इया। ऐसे आता है मित्रों ट, ठ, ड, ढ, ड़। ऐसे आता है त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ और क्या आता है मित्रों? मैं। जरा देखो, ये जो रहे, ये स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन रहे, इनकी संख्या यही होती है मित्रों 25 होती है। और इनको 5 वर्गों में बांटा गया है। फटाफट हम देख लेते हैं मित्रों, ज्यादा आपसी वार्तालाप ना कर हम अपने बिंदु पर ध्यान देंगे। तो जरा देखो, यही है। तो ये जो होता है हमारा, ये क वर्ग है, ये क वर्ग है, ये च वर्ग है, ये हमारा ट वर्ग है, और ये त वर्ग है, और ये क्या है? प वर्ग है। जरा देखो, यही वर्गों में बांटे गए हैं। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, और क्या हो गया? 5 हो गया मित्रों। हर एक वर्ग में देखो कितने वर्ण हैं? 1, 2, 3, 4 और क्या होते हैं मित्रों? 5 होते हैं। ये हर एक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, जो यही हैं। और अब देखते चलो, ये जो लास्ट के होते हैं सभी, हर एक वर्ग का जो लास्ट में होता है 5वां वर्ण, सभी को क्या कहा जाता है? पंचमाक्षर कहा जाता है मित्रों। क्या कहा जाता है? पंचमाक्षर या नासिक के कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
अब गलती मत करना एग्जाम में आए। लास्ट को सभी को क्या कहा जाता है, पंचमाक्षर या नासिक कहा जाता है। आइए हम देखते हैं प्रश्न कैसे पूछेगा। 4 ऑप्शन देगा मित्रों, ऐसे पूछेगा जैसे क दे दिया, ऐसे ज दे दिया, ऐसे दे दिया, ऐसे दे दिया भय। पूछेगा इन चारों ऑप्शनों में से प वर्ग का स्पर्शी व्यंजन कौन सा होगा, प वर्ग का स्पर्शी व्यंजन कौन सा होगा, तो जवाब देंगे प वर्ग का कौन सा होगा, भय। ऐसे प्रश्न आएगा। आइए देखते हैं हम आगे जरा। ये रही इनकी कहानी। प्रश्न क्या पूछा गया जरा हम देखते हैं। और याद रखना, अगर हम इसमें और व्यंजनों को बाधित रूप में भावनाओं में प्रश्न को बाधित करें तो आ जाता है क्या, या र ल और क्या व, ऐसे आता है से और क्या है। लेकिन याद रखना मित्रों, जो हमारे ये र ल व होते हैं इनको अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। और इनकी संख्या कितनी होती है अंतस्थ व्यंजन की, 4 होती है। इन्हें स है को ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कहा जाता है, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। और इनकी भी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। और अब हम चलते हैं एक एक पर आपसी वार्तालाप करते हैं। ये रहे स्पर्शी व्यंजन, क्या हुए 25 यहाँ तक टोटल, और इनको 5 वर्गों में बांटा गया है। सवाल कैसे पूछेगा वो भी मैंने बता दिया। अब चलते हैं मित्रों, जहाँ तक प्रश्न आते हैं एग्जाम में बहुत कठिन स्तर के आते हैं, उस पर हम आपसी वार्तालाप करते हैं। तो मित्रों आइए फटाफट एक बार इसका स्क्रीनशॉट जो हमारे मित्र लेना चाहते हैं ले सकते हैं, फिर हम अपने मुखाबिर के द्वारा अलग अलग बिंदु पर आपसी वार्तालाप करते हैं मित्रों। तो चलिए देखते हैं। जी हाँ, आइए जरा देखिए, हम इस पर बात करेंगे। जो हमारे ये रे ले वे होते हैं, क्या यही यह रे ले वे, ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं, चारों को मिलाकर कहा जाता है। इनकी संख्या 4 होती है। पर ये और वे को एक में नामकरण दिया जाए तो इन्हें अर्धस्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अर्धस्वर कहा जाता है मित्रों। पर रे को अगर एक अलग से नाम दिया जाए तो बहुत पूछता है मित्रों एग्जाम में, क्या लुंठित, ऐसे आता है प्रकंपी, या कहा जाता है प्रकंपित, या प्रकंपित कहा जाता है। और याद रखना लय को क्या कहा जाता है, पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। लय को क्या कहा जाता है, पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। कभी काल एग्जाम में ऐसे पूछता है, देखते चलो फटाफट, एग्जाम में ऐसे पूछता है, ऐसे रह दे देगा, ये दे देगा, वह दे देगा, कोई नहीं, ऐसे देगा 4 ऑप्शन। मित्रों देखते चलो फटाफट, ए बी सी और डी। पूछेगा इनमें से लुंठित, प्रकंपी या प्रकंपित व्यंजन कौन सा होगा, तो जवाब तब दे पाओगे यदि आपके कंसेप्ट क्लियर रहेंगे तब। यहाँ तक की बात समझ में आ चुकी होगी। आइए हम देखते हैं ऊष्म या संघर्षी व्यंजन के बारे में, क्यों इसका नाम ऊष्म या संघर्षी व्यंजन पड़ा। तो देखो मित्रों, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन इसका नाम इसलिए पड़ा, सबसे पहले हम बता देते हैं इसकी संख्या कितनी होती है, 4 ऊष्म या संघर्षी व्यंजन की। तो जरा देखो, यही है से और क्या है। ऊष्म या संघर्षी व्यंजन इसका नाम क्यों पड़ा, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन इसका नाम क्यों पड़ा, सबसे पहले हम इस पर आपसी वार्तालाप करने वाले हैं। याद रखना, अगर कोई पूछे इन तीनों सकार में अंतर क्या है, तो तीनों सकार में अंतर क्या होगा, तीनों सकार में जो अंतर होगा, तीनों सकार में जो अंतर होगा इसके कहाँ होगा, उच्चारण स्थान में अंतर होगा, उच्चारण स्थान में अंतर होगा। कहाँ अंतर होगा, उच्चारण स्थान में अंतर होगा। बल्कि इसको जब हम अपने मुखाब्बे के द्वारा उच्चारित करेंगे, ना तो इसमें ध्वनियों का कोई स्वराघात बलाघात होगा, ना तो कोई लय होगा, ना तो कोई उच्चार चढ़ाव होता है मित्रों। इसीलिए कहा जाता है कि तीनों सकार में कौन सा दोष पाया जाता है, तो उच्चारण साम्य लिपि का दोष पाया जाता है। और एग्जाम में प्रश्न आया है, उच्चारण साम्य लिपि का दोष पाया जाता है। और प्रश्न था, 4 विकल्प ऐसे था, इनमें से किसमें उच्चारण साम्य लिपि का दोष पाया जाता है। 4 ऑप्शन ऐसे था, जरा देखो, ऐसे दिया था छ, त्र, ज्ञ, स्र, और ऐसे था स,
और ऐसे था, जरा याद रखना मित्रों, ऐसे दिया था क्या, य र ल वाह दिया था, इनमें से कोई नहीं। ऐसे प्रश्न आ गए थे। इनमें से उच्चारण साम्य लिपि का दोष किसमें पाया जाता है, अब आप बता पाओगे। इन तीनों सकार में अंतर क्या होता है उच्चारण स्थान में, तो वो भी बता देते हैं मित्रों। उच्चारण स्थान में जो अंतर होता है तो कैसे होता है, इसे क्या कहा जाता है, मूर्धन्य सकार, इसे क्या कहा जाता है, तालव्य सकार, इसे क्या कहा जाता है, दंत्य सकार। तो देखो इसे क्या कहा जाता है, मूर्धन्य सकार, और इसे क्या कहा जाता है, तालव्य सकार, और इसे क्या कहा जाता है मित्रों, दंत्य सकार कहा जाता है। बात समझ में आ चुकी होगी, इसको ये कहा जाता है। पर याद रखना, अब हमारे मित्र बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे कि मित्र ने मेरे ये नहीं बताया उसमें संघर्षी व्यंजन क्यों कहा जाता है। मित्रों अब आराम आराम से सुनना। उसमें संघर्षी व्यंजन इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें उच्चारण साम्य लिपि का दोष पाया जाता है। उसके साथ साथ इन तीनों में अंतर कहाँ होता है, उच्चारण स्थान में अंतर होता है। जब इसको पढ़ते हैं तो हमारी अलजीवा जो जीभ होती है मित्रों, वो टकराते टकराते आकर बजती है कहाँ, मूर्धन्य सकार है तो मूर्धा से आकर टकराते टकराते बजती है। और जब टकराते टकराते बजती है तो थोड़ा सा स्पेस होता है। इसको हम 1 मिनट के लिए ब्रेक देते हैं, तुरंत एग्जांपल समझ जाओगे मित्रों। मान लीजिए हम कभी अपने बाइक से, 4 व्हीलर से हाईवे पर या सड़क पर चल रहे होते हैं। हमारे बाइक या ये 4 व्हीलर की स्पीड बहुत तेज होती है। हम सामने वाले साधन या माध्यम से टकराते टकराते बच जाते हैं। जब हम टकराते टकराते बच जाते हैं तो बीच में थोड़ा सा क्या बचता है मित्रों, स्पेस बचता है। क्या बचता है, स्पेस बचता है। यदि हम टकरा जाते तो स्टूडेंट का नाम हो जाता मित्रों। तो याद रखना वही बात यहाँ आ रही है। जब हमारी 4 व्हीलर, हमारे बाइक की स्पीड बहुत ज्यादा तेज होती है, सामने वाले साधन या माध्यम से टकराते टकराते बच जाते हैं, तो याद रखना उस समय जब हम ब्रेक मारते हैं तो हमारे गाड़ी की, 4 व्हीलर की पहिया जो होती है सड़क पर घिसती है, और जहां घिसती है वहां घर्षण होगा। घर्षण होगा तो मित्रों क्या होगा, उष्मा उत्पन्न होती है। वही हाल यहाँ है। जब हम मूर्धन्य सकार को पढ़ते हैं तो हमारी अलजीवा इतनी वेग से, इतनी तीव्रता के साथ आकर मूर्धा से टकराते टकराते बजती है, और टकराते टकराते जब बजती है तो उसमें कम स्पेस बचता है, और कम स्पेस में जब ज्यादा वायु प्रेशर से निकलती है तो वहां घर्षण होता है, और जहां घर्षण होगा वहां मित्रों उष्मा होगी। वही हाल तालव्य से। जब हम इसको पढ़ते हैं तालव्य सकार को तो हमारी अलजीवा तालु से आकर टकराते टकराते बजती है, और कम स्पेस में ज्यादा वायु प्रेशर से निकलती है, वहां घर्षण होगी तो उष्मा होगा। वही हाल है दंत्य सकार। दंत्य सकार को पढ़ेंगे फिर वही यही हाल होता है। बात आ गई मित्रों है कि, याद रखना है को जब हम पढ़ते हैं जिसका नाम अलजीवा स्वरयंत्र होता है मित्रों, इन तीनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का रोल अदा कराती है इनको पढ़ने के लिए। इसीलिए इसका भी नाम कहाँ आ गया, ऊष्मीय संघर्षी में मित्रों। याद रखना, हम उच्चारण स्थान भी पढ़ लिए, क्या किसका नाम होता है, इसमें अंतर, उच्चारण स्थान में अंतर होता है। तो यही थी इसकी कहानी। आइए मित्रों अब हम देखते हैं फटाफट आगे का प्रश्न। तो जरा देखो, अब आपसे पूछा जाए कि हमारे हिंदी व्याकरण में मूल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। मूल व्यंजनों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है। तो मूल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है मित्रों, 33 होती है, जिसे 33 कहा जाता है। आइए हम देखते हैं, यदि एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि मूल व्यंजनों की संख्या 30 किसको किसको मिलाकर हुआ, 33 किसको किसको मिलाकर हुआ, तो मित्रों अब गलत नहीं होने चाहिए प्रश्न आपके। 25 हमारा क्या हो गया, स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन हो गए। तो याद रखना, और हमारे क्या हुए, हमारे 4 क्या हो जाते हैं, अंतस्थ हम जोड़ दे रहे हैं, और 4 हमारे क्या होते हैं, ऊष्मीय संघर्षी व्यंजन होते हैं। अब जोड़ लो, यहाँ 5 4 9 9 4 13, 3 हो गए, 1 बचा हासिल, 2 1 3 हो गए। तो मित्रों यदि एग्जाम में आ जाए मूल व्यंजनों की संख्या 33 किसको किसको मिलाकर होता है, तो आप भी जवाब दे पाओगे। स्पर्शी व्यंजन होते हैं 25, जिनको 5 वर्गों में बांटा गया, उसमें 4 अंतस्थ जोड़ेंगे, 4 ऊष्म जोड़ेंगे, तो जो रिजल्ट आता है, जो उत्तर कुंजी आती है वो 33 आता है। उसी को मिलाकर मूल व्यंजनों की क्या होती है मित्रों, संख्या होती है। अब आपको पता चल गया होगा। आइए देखते हैं आगे। एक बार स्क्रीनशॉट जो हमारे मित्र लेना चाहते हैं ले सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं आगे क्या आपको और
देखना है, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आएंगे मित्रों जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। तो देखो अब क्या करना है आपको। तो मूल व्यंजनों की संख्या 33 ये सब पता चल गया। आइए हम देखते हैं और क्या हमारे हिंदी व्याकरण में अगर बात की जाए उत्क्षिप्त या द्विगुणिक व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, कितनी होती है उच्छित या द्विगुणिक व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। अब हमारे मित्र इस बिंदु पर ध्यान दें, उच्छित और द्विगुणिक अभी हाल ही में कोई एग्जाम आयोग कंडक्ट कराया था, इन दोनों नामों को ना देकर इसका तीसरा नाम दे दिया था, ताड़नजात दे दिया था मित्रों। क्या दे दिया था? ताड़नजात। तो तीनों बिंदु का पर्याय एक होगा, उच्छित, द्विगुणिक या ताड़नजात व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। आपके एग्जाम में आ जाए तो जवाब कितना देना है? 2 होता है, 2 होता है मित्रों, याद रखना यही होता है, ये दोनों होता है, याद रखना मित्रों। अब हम एक चीज और बताना चाहते हैं, ये और ऐसे देगा तो ये क्या पढ़ा जाता है? ड और ढ। ये क्या पढ़ा जाता है जब बिंदी लगा दोगे? अड़ा और अढ़ा। तो लेकिन एक चीज ये भी याद रखना, ये दोनों के दोनों स्पर्शी या वर्गीय व्यंजनों में भाग लेते हैं, क्योंकि स्पर्शी या वर्गीय व्यंजनों में इनसे बिंदी का चिन्ह नहीं होता और इसमें बिंदी का चिन्ह होता है, तो ये स्पर्शी व्यंजनों में नहीं भाग लेते। तो देखो ये ताड़नजात, उच्छित या द्विगुणिक व्यंजन कहलाते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है? 2। अब एक चीज याद रखना, ये होते हैं 2, लेकिन इसके बारे में हमें कुछ और जानकारी होनी चाहिए। जो उच्छित या द्विगुणिक व्यंजन होते हैं, इनका प्रयोग क्या मित्रों? इनका प्रयोग किसी भी शब्द के आरंभ में नहीं किया जाता। और हम बता भी रहे हैं मित्रों, इसका प्रयोग यानी इनका प्रयोग शब्द के मध्य या अंत में किया जाता है। आ जाइए मित्रों, हम कुछ एग्जांपल्स दे रहे हैं। जैसे हम एक चीज पढ़ते हैं, जैसे एक नहीं 1 लाख एग्जाम्पल हल करोगे, एक एग्जाम्पल हम दे रहे हैं। पहले हम बर्तनी की बात करेंगे। जैसे हम यही लिखते हैं, एक शब्द हम लिखते हैं मित्रों, ढाबा लिखते हैं। जरा देखो, एक शब्द हम लिखते हैं ऐसे, ढाबा लिखते हैं। अब 2 ऐसे और लिखते हैं, ढाबा। अब आप देखो बर्तनी किसकी सही होगी? इसकी बर्तनी गलत होगी, इसकी क्या होगी? सही होगी। एक नहीं 1 लाख एग्जाम्पल देंगे। ऐसे आप शब्द लिखते हो क्या? ढक्कन लिखते हो, और ये ढक्कन हमारा सही होगा और ये ढक्कन हमारा क्या होता है? गलत होता है मित्रों। एक नहीं 1 लाख एग्जाम्पल। आ जाओ इस पर। जैसे देखो, हम लिखते हैं, एक शब्द आता है बर्तनी, बहुत प्यारा है आपके एग्जाम में। ऐसे आता है मित्रों, वाडंगमय, और ऐसे आता है, एक दे देता है वाडंगमय। एक चीज अब देखो, ये पता चला, हमें ये पता चला कि अब इनमें से इसकी बर्तनी कौन सी सही होगी, लेकिन इसके लिए कुछ और विशेष तथ्य आपको जानने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं इसका प्रयोग कैसे किया जाता है। याद रखना, जैसे हम एक शब्द लिखते हैं, चिड़िया। अब चिड़िया में इसके नीचे बिंदी यदि नहीं लगाएंगे तो बर्तनी क्या हो जाएगी? गलत। ये रहा हमारा शुद्ध। ऐसे एक नहीं 1 लाख एग्जाम्पल हल करेंगे। लिखते हैं क्या? घड़ी। लेकिन इनके द्वारा जब किसी शब्द का निर्माण होता है तो इनका प्रयोग शब्द के आरंभ में नहीं किया जाता। मित्रों आ जाओ, अब एक बिंदु और समझ लो। जो हमारे ताड़नजात होते हैं, उच्छित या द्विगुणिक व्यंजन होते हैं, इनकी संख्या 2 होती है। इनके नीचे हलंत चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता। कारण क्या है? हमारे हिंदी व्याकरण के अंतर्गत जो हमारे कामता प्रसाद गुरु थे, उनके अनुसार तो विराम चिन्हों की संख्या 20 होती है। कईयों हमारे मतभेद है, वैज्ञानिकों के अनुसार वहाँ विराम चिन्हों की संख्या 39-40 मानी जाती है, पर जो मुख्य इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से वो 20 होते हैं कामता प्रसाद गुरु के अनुसार। वो कहते हैं क्या
कि एक वर्ण के नीचे एक साथ दो दो चिन्हों का प्रयोग नहीं किया जाता, यदि कर दोगे तो वाक्य ही हो जाएगा क्या मित्रों, अशुद्ध हो जाएगा। जरा देखो, ये ताड़न जात है, ये ताड़न जात, इसके नीचे हलन चिन्ह का प्रयोग कभी नहीं किया जाता। तो हम एक और लिख दे रहे हैं, इनके साथ हलंत चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता। अब आइए देखो जरा, अब इसमें से बर्तनी इसीलिए कौन सही होती है मित्रों, ये सही हो जाता है और ये गलत हो जाता है। देखो यहाँ क्या है और यहाँ फिर हलन चिन्ह का है, एक वर्ण के नीचे एक साथ दो दो चिन्हों का प्रयोग नहीं किया जाता। तो मित्रों ये रही आज की हमारी कक्षा। नेक्स्ट दिन जब हम फिर उपस्थित होंगे, इसके आगे वाला पार्ट लेकर व्यंजन में हम बहुत जोरदार प्रश्न लेकर आएंगे मित्रों। ये भी बता दें, जैसे जैसे हम प्रश्न हल करेंगे ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी हल कराएंगे, मजा आएगा मित्रों। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।